बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये लेक्चर सीरीज़ जो है फ़िज़िक्स के स्टूडेंट्स के लिए है जो प्यास के एमएस फेलोशिप के एग्ज़ामिनेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं। और ये इस लेक्चर सीरीज़ में पहला लेक्चर है। इसमें जो है वो ऑलरेडी मैं जो बाकी टॉपिक्स हैं फ़िज़िक्स के, जिसमें हीट एंड थर्मोडायनामिक्स है, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज़म है, बाकी कुछ टॉपिक्स हैं, उनके ऊपर मैं ऑलरेडी लेक्चर्स बना चुका हूँ। और ये लेक्चर जो है ये एटॉमिक फ़िज़िक्स से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। इस सीरीज़ की पूरी डिस्क्रिप्शन या पूरी जो डिटेल है आप कह लें, वो मैं इससे प्रीवियस वीडियो में दे चुका हूँ कि किस तरह से ये लेक्चर सीरीज़ हमने स्टार्ट की है। इसका तरीक़ाकार इस तरह से होगा कि हम हर वीक में 3 लेक्चर्स देखेंगे, जिसको हम ये सर्वे की बुक है इसमें से हम इसको देखेंगे। और तीनों लेक्चर्स के बाद हम वीकेंड पे एक जो टेस्ट है MCQ बेस्ड वो हम कंडक्ट करेंगे, ठीक है, जिससे आपको अपनी तैयारी का अंदाज़ा हो जाएगा। उसके साथ साथ आपको पता है कि प्यास में या एटॉमिक एनर्जी के जो बाकी डिपार्टमेंट्स हैं, KRL है, NESCOM है, उनके जो टेस्ट आते हैं फ़िज़िक्स के लिए, तो उसमें से GRE में से मोस्टली क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। तो मैंने एक GRE की प्रिपरेशन के लिए अलग से एक लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, तो ये सारी चीज़ों का लिंक जो है ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मैं कोशिश करूँगा कि साथ साथ GRE के जो लेक्चर्स हैं उनको भी अपलोड करता रहूँ, ताकि अगर आपकी ये प्रिपरेशन जो है ये चल रही है तो इसके साथ साथ GRE भी आपकी चलती रहे, क्योंकि मोस्टली ये होता है कि 2, 3, 4 MCQs, इवन 10 to 12 MCQs भी कभी कभार GRE के जो पास पेपर्स हैं उनमें से आ जाते हैं, तो हमारे लिए उनको डिस्कस करना भी ज़रूरी है। तो अभी हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ये लेक्चर हमारा एटॉमिक फ़िज़िक्स पे है। हम जो मेन पॉइंट्स हैं हम उनको डिस्कस किया करेंगे, जो चीज़ें ज़्यादा डिस्कस होने वाली हैं या ज़्यादा जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी हैं, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले एटॉमिक स्पेक्ट्रा की बात हो रही है, ठीक है। तो स्पेक्ट्रा जो है वो आपको पता है कि स्पेक्ट्रम में आप देखते हैं कि वेवलेंथ्स आती हैं कि कितनी वेवलेंथ्स हैं, उनके कितनी जो है उनके अगेंस्ट काउंट्स आ रहे हैं। तो ये बेसिकली अब यहाँ पे देखें एक पॉइंट है कि जो लाइन स्पेक्ट्रम है ये होता है डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम। जो आपके पास थर्मल रेडिएशंस जो इमिट होती हैं, ठीक है, उसमें हमारे पास कॉन्टीन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेवलेंथ्स होती है, ठीक है। लेकिन जब एक लो प्रेशर गैस जो है वो उसको इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज किया जाता है तो उसमें हमारे पास लाइन स्पेक्ट्रम हमें मिलता है और वो डिस्क्रीट होता है, ठीक है। तो ये चीज़ जो है ये मोस्टली MCQs में पूछा जाता है कि जब लो प्रेशर गैस को आप डिस्चार्ज करते हैं तो कौन सा स्पेक्ट्रम हमें मिलता है, या फिर ये पूछा जाता है कि लाइन स्पेक्ट्रम जो है वो डिस्क्रीट होता है या कंटिन्यूस होता है, ठीक है। और जो यहाँ से इमिशंस होती हैं उनको ऑब्ज़र्व करना, उनका एनालिसिस करना, उसको हम इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं, ठीक है। इमिशन के बिल्कुल करस्पॉन्डिंगली हमारे पास अब्जॉर्प्शन होती है, ठीक है। यानी ये इस तरह से है कि आप एक सब्सटेंस में से लाइट पास करते हैं तो जो लाइट की वेवलेंथ्स जो हैं वो एब्जॉर्ब हो जाती हैं, तो वो हम आगे जो है वो स्पेक्ट्रम में नज़र नहीं आती, वो मिसिंग आती हैं, तो वो फिर अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी उसको कहते होते हैं, ठीक है। इमिशन में ये है कि आपका सब्सटेंस जो है वो लाइट इमिट करे और आप उसको रिकॉर्ड करें, और अब्जॉर्प्शन में ये है कि आप सब्सटेंस के ऊपर लाइट फॉल करवाते हैं, तो जो वेवलेंथ्स उसमें से आपका सब्सटेंस जो है वो अब्जॉर्ब कर लेता है तो वो आप उनको रिकॉर्ड करते हैं, वो मिसिंग आती हैं स्पेक्ट्रम में, तो उनको हम एब्जॉर्प्शनस्कोपी कहते हैं। उसके बाद हमारे पास हाइड्रोजन एटम की जो इमिशंस की जो आपके पास जो सीरीज़ हैं डिफरेंट वेवलेंथ्स की, वो हमारे पास हैं यहाँ पे। सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास बामर सीरीज़ है, ठीक है। तो इसमें हमें एक तो फार्मूला का पता होना चाहिए कि फार्मूला इसका क्या है, ठीक है। और उसके बाद हमें इन सीरीज़ की लिमिट्स का पता होना चाहिए कि इस सीरीज़ में मैक्सिमम जो है वेवलेंथ वो क्या होगी और मिनिमम क्या होगी। अब देखें, बामर सीरीज़ के लिए अलग से फार्मूला है, लेमैन के लिए अलग से है, पास्टन के लिए अलग से है। तो ये सब सीरीज़ के फार्मूलाज आपको पता होना चाहिए और इनकी लिमिट्स आपको पता होना चाहिए, और लिमिट्स कैसे निकालेंगे ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। मैक्सिमम वेवलेंथ कैसे निकालनी है, मिनिमम वेवलेंथ कैसे निकालनी है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ कि ये जो n है बेसिकली ये डिसाइड करता है कि वेवलेंथ जो है वो कौन सी होगी, क्योंकि बाल्मर सीरीज़ के लिए यहाँ पे जो 2 है ये तो फिक्स रहेगा,
बाल्मर सीरीज़ कब आती है? जब किसी भी और ऑर्बिट से जो है आपके पास n=2 में जब ट्रांजिशन होती है, तो तब जो लाइट इमिट होगी उसको हम बाल्मर सीरीज़ वाली वेवलेंथ कहेंगे, ठीक है। तो इस n को आप वेरी करेंगे। अब इस n को देखते हुए आपने बताना है कि मैक्सिमम कौन सी होगी और मिनिमम कौन सी होगी। तो ये चीज़ MCQ जो है वो पूछा जाता है। उसके बाद हमारे पास अर्ली मॉडल्स ऑफ एटम हैं। इनमें जो है वो ये चीज़ें ज़्यादा थ्योरेटिकल हैं, कंसेप्चुअल बेस्ड हैं, लेकिन ये MCQs में भी अक्सर पूछी जाती हैं और इंटरव्यू के हवाले से ये बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो जो आपके पास जो इनिशियल थॉमसन मॉडल था वो क्या इस तरह से था कि आपके पास पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है थ्रू आउट द एटम और नेगेटिव चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एम्बेड किए गए हैं, ठीक है। इसको प्लूम बडिंग मॉडल भी कहते हैं। फिर उसके ऊपर रदरफोर्ड ने जो है वो बम्बारमेंट की, ठीक है, अल्फ़ा पार्टिकल्स की। तो उसने फिर थोड़ा सा इस तरह से उसने देखा कि ऐसा नहीं है कि डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज जो है वो पूरे एटम में डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, वो क्या है, वो एक सेंटर पे कंसंट्रेटेड है और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उसके गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। और लेकिन फिर उसका जो मॉडल था वो भी फेल हो गया कि अगर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं, तो जैसे जैसे वो रिवॉल्व कर रहे हैं, एक्सेलरेट कर रहे हैं, तो उनको एनर्जी जो है वो इमिट करनी चाहिए, ठीक है। तो एनर्जी इमिट करते करते उनको न्यूक्लियस के अंदर ड्रॉप हो जाना चाहिए, लेकिन ये भी ऐसा भी नहीं है। तो इसको फिर बोहर ने करेक्ट किया था। बोहर ने कहा था कि बाकी सब कुछ वैसे ही है, यानी सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ऑर्बिट्स में हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स उन ऑर्बिट्स में हैं जहाँ पे आपके पास एक क्वांटाइज्ड एनर्जी होती है, एक फ़िक्स एनर्जी होती है, ठीक है। तो ये उसके जो पोस्टुलेट्स हैं, ये हम FSC से पढ़ते आ रहे हैं, कोई इतना ख़ास इनमें कंसेप्चुअल बहुत वो जो है ना डीप बातें नहीं है। इसी तरह से बाकी उसने यहाँ पे पोस्टुलेट्स दिए थे, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। और ये उसकी मोमेंटम क्वांटाइजेशन यहाँ पे उसने बताई हुई है, ठीक है। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर MCQs में इसके रिलेटेड कुछ ना कुछ जो है वो आ जाता है, ठीक है। और उसके बाद ये डेरिवेशन है, ये कोई ख़ास इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, जस्ट आपको रिलेशन का पता होना चाहिए कि एनर्जी और रेडियस का किस तरह से आपस में रिलेशन बनता है। और बोहर मॉडल के बाद हमारे पास यहाँ पे क्वांटम मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम आ रहा है, और इसमें हम देखेंगे कि बोहर मॉडल में क्या जो है प्रॉब्लम्स थे और उससे क्वांटम मॉडल क्यों आया था। लेकिन आई थिंक मैं यहाँ पे ये लेक्चर जो है वो एंड कर रहा हूँ। लेक्चर एंड करने की रीज़न ये है कि मुझे आप लोगों का फीडबैक चाहिए इसमें, कि इस तरह से अगर हम स्टडी कर रहे हैं, जिस तरह से मैंने आपके सामने चीज़ें डिस्कस की हैं, तो क्या ये इफ़ेक्टिव वे ऑफ लर्निंग है या इफ़ेक्टिव वे ऑफ टीचिंग है या नहीं है, ठीक है। आप लोग इसके बारे में अपनी राय दें, ठीक है। आप कमेंट्स में बताएं, आप खुल के अपना फीडबैक दें, ताकि मैं इस चीज़ को मज़ीद जो है वो पहले से बेहतर कर लूँ। तो और दूसरा ये है कि जो प्लान है जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया है, उसको भी आप लोग देख लें कि पहले 3 लेक्चर जो हैं उसमें हम थ्योरी को डिस्कस करेंगे और फिर एक लेक्चर जो है वो MCQs बेस्ड आपका टेस्ट होगा, और उसके साथ साथ GRE में से जो मैं प्रिपरेशन करवा रहा हूँ वो भी साथ साथ चलती रहेगी। तो ये एक मेरा स्केड्यूल है, इसको आप लोग जो है वो इसके ऊपर डिस्कस करें कि इस तरह से इसको लेके चलना ठीक होगा, इफ़ेक्टिव होगा या नहीं होगा, क्योंकि आप लोगों के लिए ही ये लेक्चर सीरीज़ है और आप लोगों ने ही इसको जो है वो इफ़ेक्टिव बनाना है, ठीक है। तो आप लोगों का फ़ीडबैक बहुत ज़रूरी है, आप लोग इसके में लाजमी फ़ीडबैक दें और इसको मैक्सिमम लोगों तक इस चीज़ को पहुंचाएं, क्योंकि अगर मुझे इंकरेजमेंट आप लोगों की तरफ से नहीं मिलेगी तो मैं जो है वो इतने इफ़ेक्टिवली या उस तरह से मैं आगे फिर इस चीज़ को कंटिन्यू नहीं रख पाऊँगा, ठीक है। तो आप लोगों के फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा जी। खुदा हाफ़िज़।